हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी जिसे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कहते हैं, उसके द्वारा जो 2022 में पेट का एग्जाम कराया गया था, उन प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों इसमें, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? बताना है तांबे का पहली बार उपयोग किस युग में किया गया था? तो किया गया था ताम्रपाषाण युग में। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? तो वो हुआ था राजगीर में। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति है जिसका नाम देवनाम प्यदशी भी था? तो कौन थे? सम्राट अशोक। अशोक का नाम देवनाम प्यदशी भी था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, संगमरमर पर पितृदुरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम किस समय में लोकप्रिय हुआ था? तो किसके समय में लोकप्रिय हुआ था ये? शाहजहां के काल में लोकप्रिय हुआ था। कौन सा? पितृदुरा का काम, जो पत्थर के ऊपर रंगीन पत्थर की जड़ाई होती थी। जैसे आप ताजमहल जाएंगे तो वहां पे ये काम हुआ है। तो किसके समय फेमस था? वो था शाहजहां के समय। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, पांचवा प्रश्न है इसमें, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? तब भारत पर किसका शासन था दोस्तों? वो था मुगल सम्राट का, मुगलों का शासन था। अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो शुरू किया गया था विनोबा भावे के द्वारा। अगला प्रश्न है, दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित रखने के लिए राजी किया था? वो किया था कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रवाद की स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति से हुई? तो हुई थी फ्रांसीसी क्रांति से। अगला प्रश्न है, सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था? तो वो था 1935 के अधिनियम के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने दिया था? दिल्ली चलो, ये नारा किसने दिया था? ये दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बीच स्थित है। बता रहा है कि माउंट एवरेस्ट जो है ये किसके बीच स्थित है? तो ये स्थित है नेपाल और तिब्बत हिमालय के बीच में। माउंट एवरेस्ट किसके बीच स्थित है दोस्तों? नेपाल और तिब्बत के बीच। ठीक है, इधर तिब्बत हो जाएगा और इधर नेपाल, ये तिब्बत हो गया। ठीक है, और ये नेपाल हो गया। ऐसे के बीच माउंट एवरेस्ट स्थित है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? जो अक्टूबर में गर्मी होती है उसका मुख्य कारण क्या होता है दोस्तों? अक्टूबर में क्या होगा? बरसात होती है, बरसात से क्या होगा? उमस होगा। उमस माने आर्द्रता, उच्च आर्द्रता होती है जिससे जुड़ा उच्च तापमान होता है। अक्टूबर में क्या होता है? आर्द्रता उच्च रहती है। ठीक है, आर्द्रता उच्च रहती है और तापमान भी उच्च रहता है। यही मुख्य कारण होता है अक्टूबर की गर्मी का। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय जिसे जीएमटी भी कहते हैं से आगे है। यानी बताना है कि जो भारत का समय है वह ग्रीनविच से कितना आगे है। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय जिसे जीएमटी कहते हैं से आगे है। तो कितना आगे है वो? 5.5 घंटा। 5.5 घंटे यानी 5 घंटा, ये ना 5 सही 1/2 घंटे। ठीक, इसको 5 घंटा बोलेंगे ना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? तो पानी की उपलब्धता जो है ये क्या है? आर्थिक कारक नहीं है, ये बेसिक नीड होती है पानी की उपलब्धता। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? तो ये देखिए दोस्तों, बिहार का शोक किसको कहते हैं? कोसी नदी को।
चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई? तो पंचवर्षीय योजना को जो स्वीकृति थी वो किसको द्वारा दी गई थी? वो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा ही पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरण में अधिकांश गतिविधियां गैप है क्षेत्र से संबंधित होती हैं। किसी भी विकासशील, देखिए विकासशील विकसित नहीं है, यहाँ पे क्या है? विकासशील अर्थव्यवस्था। तो दोस्तों विकासशील अर्थव्यवस्था का जो प्राथमिक चरण होता है उसमें प्राथमिक जो गतिविधियां होती हैं वही मुख्य गतिविधियां होती हैं क्षेत्र की। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? प्राथमिक। ठीक, फिर से देखिए क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को फिर से देखिए। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां क्षेत्र से संबंधित होती हैं। तो किस क्षेत्र से संबंधित होती हैं? वो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होती हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? तो हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा क्या था दोस्तों? उसमें सभी आएगा। क्या था कि फसल पैदावार को अधिक करना है, ठीक, और उसके बाद उसमें उर्वरक और बीजों का उपयोग करना, और गेहूं और के लिए अधिक गेहूं की पैदावार जो है वो अधिक हो, इसके लिए किया गया था। ठीक है, तो उसमें ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? सभी सही होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाणिज्य बैंक नहीं है? अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाणिज्य बैंक नहीं है? तो सिडबी क्या होता है? ये वाणिज्य बैंक नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है? तो है वैधानिक नियम। वैधानिक नियम जो होता है वो दोस्तों वैधानिक, देखिए नाम से स्पष्ट हो रहा है, वैधानिक क्या है? वैध है। तो ये कैसे होगा? ये देखिए, संसद के एक विशेष कानून पारित करके, अगर वैधानिक है तो संसद के द्वारा क्या होगा? एक विशेष कानून पारित करके अधिनियम बनाया जाएगा। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? वैधानिक अधिनियम। चलिए अगला प्रश्न देखिए। भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? अब बताइए, देखिए इसमें क्या है कि संघ कार्यकारिणी में कौन शामिल नहीं है? तो राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो संघ की कार्यकारिणी में सम्मिलित नहीं होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 22वां प्रश्न है, गैप दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स है, के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है। किसके पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति होती है? तो होती है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास, इसका ऑप्शन देख लीजिए, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास शक्ति होती है। ठीक, अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? जो मानवाधिकार आयोग है वो किस मंत्रालय के अधीन है? वो होता है गृह मंत्रालय के अधीन। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? यानी केंद्र शासित प्रदेश में किसको उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो होता है संसद को। ठीक, संसद जो है किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित कर सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? तो सर्वोच्च न्यायालय के गठन किस में होगा? गठन की और स्थापना के विषय में वह हुआ अनुच्छेद 124। 124 में किसके बारे में है? सर्वोच्च न्यायालय और उसके गठन के बारे में। चलिए अगला प्रश्न देखिए। तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो तारों का रंग किस पर निर्भर करता है दोस्तों? उसके तापमान पर। तारों का जो रंग होता है उसके तापमान पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है दोस्तों? वो होता है ग्रीन हाउस गैस। ठीक, अब आप लोग इसको याद करिएगा, ग्रीन हाउस गैस कौन कौन से होते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, तो इससे एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। ठीक है,
तो इसको आप लोग जानिएगा कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस कौन है, वो है ग्रीन हाउस गैस। और ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन से गैस आते हैं, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? तो दोस्तों निमोनिया किसको प्रभावित करता है? फेफड़े को। निमोनिया किसको प्रभावित करता है? फेफड़े को। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? तो नायलॉन जो होता है दोस्तों, ये क्या होता है? वनस्पति रेशा नहीं होता है। ठीक है, विच, इसका इंग्लिश में देखिए, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट फाइबर? दिस इज द नॉट प्लांट फाइबर। कौन? नायलॉन। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। पादप कोश का भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? बताना है पादप कोश का भित्ति जो होता है वो किसकी बनी होती है? तो पादप कोश का भित्ति जो है वो सेलुलोज की बनी होती है। किसकी दोस्तों? सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न ये मैथ रीजनिंग का है। इसमें दिया गया है 5.21 इज इक्वल टू 6.32 माइनस 2.9272। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा? आंसर आएगा 30। ठीक, आंसर क्या होगा? 30 होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर देखिए। ये प्रश्न आप लोग देखे होंगे, इसका आंसर 100 आएगा, 100। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, 40% व्यक्ति समाचार पत्र एक्स पढ़ते हैं और 50% व्यक्ति समाचार पत्र वाई पढ़ते हैं। 10% व्यक्ति दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। कितने व्यक्ति दोनों में से कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं? तो आंसर क्या आएगा दोस्तों? आंसर आएगा 20। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका? 20 होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। 5 परिणामों का औसत 46 है, उसके पहले 4 का 45 है, 5वां परिणाम है। तो 5 परिणामों का औसत कितना है? 46 है, और पहले 4 का 45 है, 5वां परिणाम है, 5वां कितना होगा? वो होगा 50। इसको आप लोग हल करके देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ हम लोग क्वेश्चन केवल बता रहे हैं, क्वेश्चन और उसका आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। तो महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? महर्षि का महा प्लस ऋषि क्या हो जाएगा? महर्षि। देखिए दोस्तों, जो एग्जाम आने वाला है तो इसमें से क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों। ठीक है, इसलिए आप लोग इसके पुराने प्रश्नों को देखे जाइए। तो महर्षि का क्या होगा? महाधन ऋषि। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है? बताना है कि अर्थभेद सही नहीं है। अवलंब का क्या होता है? अवलंब, अविलंब। ठीक, ये अधर, विलोकित, ये दोनों क्या है? सही नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? परस्पर पर्यायवाची है कौन से? पार्वती, रुद्राणी, भवानी, ये सब क्या है? एक पर्यायवाची है पार्वती के। ठीक है, रुद्राणी, भवानी, पार्वती, ये सब क्या है? पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? नूतन, पुरातन। नूतन का मतलब क्या होता है? नया। पुरातन का पुराना। तो विलोम शब्द क्या हुआ? नूतन का पुरातन। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, ख्याली पुलाव पकाना। ख्याली पुलाव पकाना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? असंभव बातों की कल्पना करना। ठीक है, ख्याली पुलाव पकाना, असंभव बातों की कल्पना करना। अगला प्रश्न है ये दोस्तों पैसेज का है, इसको छोड़ देते हैं। पैसेज का आप लोग कर ही लेंगे। पैसेज पढ़िएगा और उसको क्वेश्चन पढ़िए 2 बार, फिर पैसेज पढ़िए, आंसर आप कर ले जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। ये कितने नंबर से है? 41-42, 2 प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, गिव सिनोनिम्स फॉर द वर्ड पार्शियल। पार्शियल का सिनोनिम्स क्या होगा?
ये होगा इनकम्प्लीट। क्या होगा दोस्तों? इनकम्प्लीट। अगला प्रश्न देखिए, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स। डिसअपॉइंट, डिसअपॉइंट का एंटोनिम्स क्या होगा? सेटिस्फाइड, सेटिस्फाई। ठीक है, एंटोनिम्स क्या होगा डिसअपॉइंट का? सेटिस्फाई। ठीक, चलिए अगले देखिए, गिव द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग, एडिटिंग एंड और कंप्लीइंग डिक्शनरीज। ठीक, इसका हो जाएगा लेक्सिकोग्राफी। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा, वो मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान है, की इकलौती बेटी है। तो महिला नीलेश के से किस प्रकार संबंधित है? तो क्या होगी? नीलेश की पत्नी होगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, असंगत करें, असंगत अलग करें। इसमें से असंगत अलग करना है दोस्तों। असंगत अलग करने का जो आंसर है ये क्या होगा? 100। ठीक, चलिए अगला देखिए, देखिए इसमें क्या है, क्या किया गया है, जैसे 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक, 27 में 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 4 चौक 64, 4 चौक 16 चौका 64। ठीक है, असंगत अलग करना है, 100 का नहीं होगा, 5 का भी देखिए, 5 का हो जाएगा, 5 यहाँ 25, 25 पंचे 125, ये 100 असंगत है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 1 जनवरी 2006 को रविवार था, 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो वह था शुक्रवार होगा इसका आंसर। आप लोग हल करके देखिएगा। ठीक है, आंसर शुक्रवार हो। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में कथन दिए गए हैं और इन कथनों के बाद निष्कर्ष निकाले गए हैं। निष्कर्षों को पढ़ें और फिर तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों की परवाह किए बिना दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो कथन है दोस्तों इसमें, सभी किताबें पेपर हैं। सभी किताबें क्या है? पेपर है। कुछ पेपर जर्नल है और कुछ जर्नल कैलेंडर है। ठीक, तो निष्कर्ष इसमें क्या है दोस्तों? निष्कर्ष है, कुछ जर्नल किताबें हैं, कुछ कैलेंडर पेपर है, कुछ किताबें जर्नल है और कुछ किताबें कैलेंडर हैं। इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? हाँ, ये आप लोग बताइएगा। ठीक है, आंसर इसी में दिया गया है, ये आप बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यदि नॉर्मल को देखिए दिया है कि यदि NORMAL को RPNLBM के रूप में कोडित किया गया है, तो बताइए GATHER का कोड क्या होगा? ठीक, इसको आप लोग हल करके देख लीजिएगा। ठीक है, आंसर ये आएगा। निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? तो किस देश के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? वह तैयार किया है इजराइल ने। ठीक, इजराइल के जो वैज्ञानिक हैं वो कृत्रिम भ्रूण तैयार किए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IIBX इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है? तो किया है गुजरात में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है? तो किया है चीन ने। ठीक, अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास जो है वो चीन ने अपना सैन्य अभ्यास किया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया? तो किया गया था कोलकाता में। ठीक, कोलकाता में अंडर जो है पानी के नीचे मेट्रो को चलाने का काम किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए,
अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था, उसको क्या कहते हैं? स्काई लाइट। कौन सा? स्काई लाइट। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के किन दो शहरों के बीच अकाया एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया? अकाया का पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया मुंबई से अहमदाबाद। ठीक है, मुंबई से अहमदाबाद किया गया। अगला प्रश्न देखिए, आजादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो बढ़े चलो अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? वो शुरू किया गया संस्कृति मंत्रालय द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में नीले कड़ी केंद्र की शुरुआत की है? तो किसने किया है? वो आईआईटी मद्रास ने। अगला प्रश्न देखिए, किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया? वह अमित शाह की अध्यक्षता में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर प्रमाणित राज्य बना है? तो बना है गोवा। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है? भारत का पड़ोसी देश कौन सा नहीं है? यूएई भारत का पड़ोसी देश नहीं है। निम्नलिखित में से अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा बताना है, वह है क्या? हंगेरियन फोरिट। ठीक है, हंगेरियन फोरिंट। चलिए अगला प्रश्न देखिए, स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए? तो कौन है? वह है आंध्र प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देखिए, लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु है? न्यूनतम आयु लोकसभा में कितनी है? 25 वर्ष। और राज्यसभा में 30 वर्ष होती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो मांजुली द्वीप जो है यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अगला प्रश्न देखिए, नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? नौटंकी कहाँ का लोक नृत्य है दोस्तों? यह है उत्तर प्रदेश का। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है? तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? वह है स्विट्जरलैंड में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है? पावर्स ऑफ द माइंड किसने लिखी है? तो लिखी है स्वामी विवेकानंद ने। अगला प्रश्न है, यूएनएफसीसी का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? यूएनएफसीसी का अर्थ क्या है दोस्तों? वो है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, क्या है? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न भी देखिए दोस्तों, ये क्या है? पैसेज का प्रश्न है 71 से 75 तक। इसका आप लोग पढ़िएगा और आंसर खुद दीजिएगा। ठीक है, और पैसेज का आंसर देने के लिए दोस्तों कई बार आप पहले प्रश्न को 2 बार पढ़िए, फिर पैसेज पढ़िए, फिर प्रश्न पढ़िए, और प्रश्न से मिलते जुलते जो वाक्य हों, जो शब्द हों, उनको अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, आप इसको पूरी आसानी से पैसेज का आंसर दे लेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए 76 से 80 प्रश्न का आंसर देना है। और देखिए इसको भी पैसेज का प्रश्न है, इसको भी आप पढ़िए। ठीक है, और आंसर दे लीजिएगा आराम से। अगला क्या है? 81 से 85 निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दें। ठीक है, ये तालिका है, इससे जुड़े जो प्रश्न है उसका आंसर देना है। ठीक है, ये भी आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, एक बार हम आंसर इसका देख लेते हैं जल्दी जल्दी।
इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रति वर्ष ब्याज की औसत राशि कितनी चुकानी पड़ी थी? तो चुकानी पड़ी थी 26.66 लाख रुपए। अगला प्रश्न देख लीजिए। दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि इस अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि का लगभग कितना प्रतिशत था? वह था 0.6%। अगला प्रश्न है 2011 में इन सभी मदों पर कुल व्यय 2015 में कुल व्यय का लगभग कितना प्रतिशत था? तो वह था 66.33%। अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 2013 के दौरान इन मदों पर कंपनी का कुल व्यय कितना था? तो वह था 738.44 लाख। अगला प्रश्न है सभी वर्षों के लिए करों पर कुल व्यय और सभी वर्षों के लिए ईंधन और परिवहन पर कुल व्यय के बीच का अनुपात क्रमशः लगभग है। तो वह था 109:151। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 86 से 90 प्रश्न है दोस्तों। इसमें एक व्यक्ति ने एक दिन में 5 कार खरीदी और 10 दिनों में के लिए किराए पर रखी। तालिका को पढ़ें और अपने प्रश्नों को ध्यानपूर्वक उत्तर दें। ठीक है, तो आप लोग ये तालिका देख लीजिएगा और इसका आंसर जो है बताइएगा। ठीक है, ये तालिका हो गया। तालिका के चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको हल करिएगा। ठीक, चलिए इसका आंसर देख लीजिए। क्वेश्चन है दोस्तों, 10 दिन के दौरान ऑटो और टियागो की औसत गति का अनुपात क्या था? तो अनुपात था दोस्तों 25 और 36 का। अगला प्रश्न है, ऑटो और क्विड दिए गए 10 दिनों के दौरान अपनी औसत गति की समान गति से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। मिलने के बाद वे एक दूसरे के शुरुआती बिंदु की ओर यात्रा करते हैं। यदि शुरू में दोनों कारों के बीच की दूरी 2300 किलोमीटर है तो ऑटो और क्विड द्वारा एक दूसरे से मिलने के बाद अपने गंतव्य तक पहुंचने में लगने वाले समय का अंतर ज्ञात कीजिए। तो वो अंतर क्या होगा दोस्तों? वो होगा 0 घंटा, यानी 0। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। दिए गए 10 दिनों के दौरान कार मिनी द्वारा उसकी औसत गति 875 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए किए गए समय का दिए गए 10 दिनों के दौरान कार स्विफ्ट द्वारा उसकी औसत गति 990 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए गए समय के अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अनुपात होगा 56:99। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, यदि सभी कार द्वारा 10 दिनों में तय की गई कुल दूरी कार ए और कार बी क्रमशः 150 घंटों और 300 घंटों में तय करती हैं, तो कार ए और बी की औसत गति के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो अंतर क्या होगा दोस्तों? वो अंतर होगा 61 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। 10 दिनों के दौरान टियागो और मिनी द्वारा तय की गई कुल दूरी का अनुपात कितना था? तो अनुपात था 18:25। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्न रेखा आलेखन का अध्ययन करें जो 2001 से 2006 तक के वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में कंपनी में शामिल होने और कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या दर्शाता है। वर्ष 2000 के दौरान न तो कोई कर्मचारी कंपनी में शामिल हुआ और न ही कंपनी छोड़ गया। ठीक है, अब इससे 91 से 95 प्रश्नों को हल करेंगे। ध्यानपूर्वक इस प्रश्न को देख लीजिए, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद प्रश्न को हल करिए और उसका आंसर चेक कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। प्रश्न है इस पे आधारित, 2003 के दौरान कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या थी 2003 में कितनी थी? वो थी 5000। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि या कमी अधिकतम है? उसका आंसर होगा 202।
अगला प्रश्न है 2002 से 2003 तक कर्मचारियों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि कमी हुई? तो 1% की क्या हुई थी? वृद्धि और कमी जो हुई वो 1% की हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है 2003 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 2006 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत थी? तो वह थी 96.15%। अगला प्रश्न है दोस्तों, दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या का कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की अधिकतम संख्या से अनुपात कितना है? तो अनुपात था 9:13। क्या था? 9:13। अगला प्रश्न है दोस्तों 96 से 100 प्रश्न है ये। दंड आरेख अध्ययन करें, उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दें। तो देखिए ये फिगर है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद क्वेश्चन को हल करिए और उसका आंसर चेक कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन है दोस्तों 2013 से 2014 तक खिलौनों के उत्पादन में लगभग प्रतिशत गिरावट कितनी थी? तो थी 20% की। कितने प्रतिशत की गिरावट आई? 20% की। 2015 से 2016 2015 और 2016 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्षों के युग्मों के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर था? तो था 2012 और 2017। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है 2011 की तुलना में 2018 में खिलौने के उत्पादन में लगभग प्रतिशत वृद्धि कितनी थी? तो वह थी 137.5%। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी? तो 2017 में उत्पादन जो थी वो सबसे अधिक था। अगला प्रश्न है दिए गए कितने वर्षों में खिलौनों का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था? तो वह था 4 खिलौनों का। ठीक, इस प्रकार दोस्तों ये महत्वपूर्ण प्रश्न रहे। हम लोग दोस्तों जो प्रश्न ये डायग्राम वाले दिए गए हैं इसको हम लोग अलग वीडियो में एक एक डायग्राम को देखेंगे और उससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, चलिए आप लोग अगर ये पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा। ठीक है, जय हिंद।